बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तक आ गए। हमने इससे पहले अफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ा, हमने वर्नर थ्योरी पढ़ी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। उसी की एग्जांपल्स को मैं लेके चलता हूँ। उसके ड्रॉबैक्स में मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बता देता हूँ, उसको यहाँ पे बना लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ। बाकी एक लेक्चर इस पे इंशाल्लाह मैं करूँगा जब इन सारी थ्योरीज को हम बॉन्डिंग थ्योरीज को कंप्लीट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर उसका इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें हम सिर्फ इनके एग्जांपल्स, इनके प्रॉब्लम्स, इनके जितने भी ड्रॉबैक्स हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले इसी के ड्रॉबैक्स है, ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी से, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी। तो वीबीटी ने हमें क्या बताया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर? उसने हमें लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के हवाले से बताया था। उन्होंने बताया कि जब हमारे पास कोई स्ट्रांग फील्ड लिगेंड आ जाता है तो वो आकर चीज़ों को पेयर कर लेता है, जिसकी बेसिस के ऊपर हम कंपाउंड की पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो उसी हवाले से मैं एक कंपाउंड यहाँ पे लेता हूँ। लेट सपोज मेरे पास है मैंगनीज इंटू 6 और ये टोटल आ गया -3। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करूंगा। तो एज वी नो दैट मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25। ठीक है, अब ये हमारे पास एक नेगेटिव लिगेंड है तो नेगेटिव लिगेंड होने की वजह से इसके ऊपर -1 है, तो 6 के ऊपर हो जाएगा -6। अब यहाँ पे -3 बच रहा है, तो इट्स मीन दैट ये आपके पास +3 में है। -6 से +3 को अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास -3 बचता है। तो -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है और -3 ही कॉम्प्लेक्स का जो है वो चार्ज है। इसको आप देखें, हमारे पास इसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 एंड 3d5। ठीक है, अगर इसको हम ओपन थोड़ा सा और भी कर लेते हैं तो ये हमारे पास 4s2 एंड 3d5 और ये 5, 1 2 3 4 एंड 5। देखें हमारे पास क्या है, +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो इट्स मीन दैट इसने S वाले भी दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं और D वाला भी एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, फ्री हो जाएगा ये वाला, और ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे 4। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं। अब साइनाइड क्योंकि एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो जब ये आएगा तो ये चीज़ों को पेयर करेगा। ये चीज़ों को क्या करेगा? पेयर करेगा। तो चीज़ों से मुराद वो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर पेयर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर पेयर हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाना चाहिए? डायमैग्नेटिक हो जाना चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन जब आप इसको स्टडी करेंगे, जब आप इसको देखते हैं, तो ये आपके पास कंपाउंड डायमैग्नेटिक नहीं होता, बल्कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो ये ऐसे क्यों हुआ, क्या वजह बनी इसके पीछे? नो एक्सप्लेनेशन फ्रॉम वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो सिचुएशंस आती हैं, वीबीटी वहां पे काम नहीं कर सकता। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास अगर मैं एक और कंपाउंड लेता हूं कॉपर का, Cu इंटू NH3 ठीक है, और ये मेरे पास है +2। क्योंकि अब देखें ये +2 किसका चार्ज है? ये सिर्फ और सिर्फ इस कॉपर का चार्ज है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है बच्चे कि जो हमारे पास अमोनिया है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, और जो न्यूट्रल लिगेंड होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जो +2 है वो सारे का सारा इसके ऊपर है। अब कॉपर हमारे पास कैसा होता है? 4s2 एंड 3d9, बिकॉज इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 29। ठीक हो गया, 4s2 एंड 3d9। अब जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसके अंदर क्या हो गया, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइग्रेट करके फिर लॉस करवाएं तो बेहतर मैं बस इधर डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो आपके पास ये हो जाएगा 1 2 3 4, 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन को जब लॉस करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये ब्लैंक हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल हो गया।
तो एस वाला आपके पास फ्री है। अब अमोनिया जब आता है, अमोनिया एक हमारे पास मॉडरेट लिगेंड है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के तौर पे काम कर सकता है, कॉपर के साथ ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड का काम करता। तो ये क्या करता है, इसको पेयर करने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ पे तो पेयरिंग की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी पेयर्ड हैं। तो क्या होगा, आगे जो पी पड़ा हुआ है उसके अंदर जो अगले इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आकर उसमें अकोमोडेट होंगे। तो इट्स मीन दैट, मैं एक बना लेता हूँ ऐसे, हमारे पास यहाँ पे 3 आ गए पी में, और एक जो आपके पास अमोनिया है एज ए लिगेंड वो आकर अपने इलेक्ट्रॉन पुट कर देगा एस के अंदर। तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास बन गई sp3 अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इसको चेक करते हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होता, बल्कि ये आता है dsp2 में। अब ये dsp2 में क्यों आता है, इसकी किसी भी किस्म की एक्सप्लेनेशन आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर नहीं मिलती। जैसे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कंफ्यूजन में आ गई, यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक नेचर कंफ्यूजन में आ गई। अब इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं, जो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, ये इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डेंस में आप इनके जवाब नहीं दे सकते। तो इनके लिए आपको अगली थ्योरी की तरफ जाना पड़ता है, विच इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक हो गया। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें होता ये है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से शिफ्ट कर जाता है इस तरफ, ये यहाँ पे आ जाता है ये वाला इलेक्ट्रॉन, और अब यहाँ पे अमोनिया आता है जिसकी वजह से dsp2 बनता है। लेकिन शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल, इस टाइप की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोई भी बात नहीं की थी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक कैसे माइग्रेट हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को किस चीज ने पुश किया कि ये यहाँ पे जाकर रुके, और फिर जब ये यहाँ पे आया तो कौन से ऑर्बिटल के अंदर आएगा, कौन से साइड पे आके रुकेगा, ये सारी बातें हमारी अगली जो थ्योरी है वो इस चीज को एक्सप्लेन करेगी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम ये बातें सारी पढ़ेंगे। बहुत सारी और भी इनके प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी इनकी और भी, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि एक लेक्चर अगली 2 थ्योरीज हम और पढ़ लें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर इन सब का बनाऊंगा जिसके अंदर हम सिर्फ इनकी कुछ एग्जांपल्स लेंगे, हर थ्योरी से 8-8, 10-10, जिसमें हम उनकी एप्लीकेशंस को भी देखेंगे और उनके ड्रॉबैक्स को भी देखेंगे। तो मैंने ये शॉर्टकट में आपको इसके 2 ड्रॉबैक्स बता दिए। तो इसी टाइप के इसके जो ड्रॉबैक्स होंगे इंशाल्लाह हम उनको इंडिविजुअल भी फिर एक लेक्चर के अंदर, डिस्कशन के अंदर लाएंगे। अब मैं अगली थ्योरी की तरफ जाऊंगा, विच इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। 1930 के अंदर रेक नाम का एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी रिप्रेजेंट की। इस थ्योरी ने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी काम किए, रेवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशंस दी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी कि जितनी भी थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं सारी की सारी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं और उन कंपाउंड्स के लिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात होती है तो वो सिंपल कंपाउंड के लिए अलग से क्राइटेरिया है। जब हम उसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर लेकर आए हैं, क्योंकि वहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो उसका एक अलग से क्राइटेरिया है जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर क्या बात है, बेसिकली याद रखने आपने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ डी ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करती है, ओनली डी ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करेगी, एस पी और एफ को ये एक्सप्लेन नहीं करता। इसकी जितनी भी बातें होंगी, जितनी भी ये एग्जांपल्स आएंगे, जितनी भी ये एप्लीकेशंस अपनी देगा, सारी की सारी डी ऑर्बिटल के अंदर देगा। दूसरा पॉइंट जो इसका इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसने बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करा। इसने कहा अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये कहती हैं कि जब आपके पास कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर लिगेंड्स और मेटल आपस में अटैच हो रहे होते हैं तो ये बॉन्ड जो होता है वो प्योरली आयनिक होता है। इट्स मीन दैट देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हुआ करती हैं। इसमें किसी भी किस्म का कोवेलेंट नेचर का बॉन्ड यानी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंसी वाला बॉन्ड नहीं हुआ करता। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बॉन्डिंग जो होगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, वो प्योरली आयनिक की नेचर होती है। जब वो आयनिक की नेचर है तो इट्स मीन दैट देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एंड बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट हमें ये चीजें पता होती हैं कि अगर आपके पास आयनिक बॉन्ड होता है तो फिर उसमें नो ओवरलैप, उसमें फिर ओवरलैप नहीं होता, जस्ट पॉइंट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्जन की प्रॉपर्टीज पाई जा रही होती हैं। तो वो कहते हैं कि देयर इज नो ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल
लिगेंड और मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके दरमियान कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती, और इसी तरह से उन ओवरलैपिंग के हवाले से जब ओवरलैपिंग नहीं हो रही तो इट्स मीन दैट वहां पे आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट नहीं हो सकता, कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता। इट्स मीन दैट देयर इज नो कोवेलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक हो गया। तो वो कहते हैं कि नो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, नो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। ठीक हो गया। इसी तरह वो कहते हैं कि आपके पास डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, तो उसके अंदर मेटल्स और लिगेंड की कहानी तो होती है। तो ये मेटल और लिगेंड विल कंसीडर एज पॉइंट चार्ज। मेटल भी एक पॉइंट चार्ज के तौर पे काम करेगा और नॉन मेटल भी एक पॉइंट चार्ज के तौर पे काम करेगा। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि देखें, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपका एक मेटल होता है और उसके साथ कोई लिगेंड होता है। ये लिगेंड नॉर्मली हम दो नेचर के लेते हैं, या हम कोई नेगेटिव लिगेंड लेते हैं या हम फिर न्यूट्रल लिगेंड लेते हैं। अब जरा इस बात को आपने समझना है कि मेटल और लिगेंड के दरमियान ये जो पॉइंट चार्ज वाली बात ये कर रहे हैं, ये कहना क्या चाहते हैं। देखें, नॉर्मली जो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल लाजमी तौर पर पाया जाता है। जितने भी आप लिगेंड देख लें, आपके पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, नंबर ऑफ वो हैं, उसमें या तो वो कंपाउंड पूरे का पूरा पोलर होता है या एटलीस्ट उनका बॉन्ड पोलर नेचर का लाजमी होता है। तो जो पोलर नेचर का बॉन्ड होता है उसकी जो नेगेटिव साइड होती है वो क्या होती है, टुवर्ड्स मेटल हमेशा अट्रैक्ट होती है, उसी के दरमियान इंट्रैक्शन या उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बन रही होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लाइक मेरे पास आयरन एक मेटल है, ठीक है, इसके साथ लिगेंड में लिख लेता हूँ साइनाइड, इसके साथ लिगेंड में लिख लेता हूँ नाइट्रो ग्रुप, इसके साथ लिगेंड में लिख लेता हूँ क्लोराइड। चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड है, या वो हमारे पास एवरेज लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड या एवरेज लिगेंड, किसी भी किस्म का लिगेंड हमारे पास मौजूद हो, वो करेगा क्या, हमेशा ही अपने नेगेटिव पोल को इसके साथ अट्रैक्शन की तरफ लाएगा, इसके साथ वो बॉन्डिंग में लाएगा। तो ये एक बात। दूसरा, अब मैं इसी आयरन के साथ पानी को अगर लगा दूं एज ए लिगेंड, तो पानी में हमें पता है H2O के अंदर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो ये तो हो गया खुद पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरफ से ही इसके दरमियान अट्रैक्शन बनेगी। तो ये कहते हैं कि मेटल और लिगेंड्स के दरमियान जो बॉन्डिंग हो रही होती है वो सारी की सारी क्या होती है, आयनिक नेचर की होती है, किसी भी किस्म का कोई ओवरलैप नहीं होता, और वो जो मेटल और लिगेंड होते हैं वो एज ए पॉइंट चार्ज काम कर रहे होते हैं। और पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, कोई एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। ओके, ये तो उनकी कुछ सिंपल अजम्पशंस हैं, जिसके बाद वो इसमें कलर्स को भी एक्सप्लेन करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करते हैं। वो आगे हम जाएंगे तो साथ साथ पढ़ते जाएंगे और मैं उनकी एग्जांपल्स आपको कराता जाऊंगा। ये जो 4 पॉइंट्स मैंने इसके लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं, इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर आपने डी ऑर्बिटल को वैल्यू बहुत ज्यादा देनी होती है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड कर रही होती है डी ऑर्बिटल के ऊपर। तो डी ऑर्बिटल को अगर हम थोड़ा सा देखें कि इसमें डी ऑर्बिटल का मामला होगा कौन सा, तो इसमें मामला ये होता है कि ये कहते हैं कि आपके पास एक मेटल है ना, उस मेटल का एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होगा, ठीक हो गया, वेकेंट ऑर्बिटल होगा, और मेटल के पास अपने इलेक्ट्रॉन भी डेफिनेटली होंगे। दूसरी तरफ लिगेंड है जिसका एक फील्ड ऑर्बिटल होगा। ये चीज याद रखनी है कि एक तरफ से फील्ड और एक तरफ से वेकेंट हो, अगर दोनों तरफ से वेकेंट या दोनों तरफ से फील्ड ऑर्बिटल हुए तो आपके पास किसी भी किस्म का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, क्योंकि एक देने वाला और एक लेने वाला होगा तो मामला चलेंगे। अगर दोनों लेने वाले हों या दोनों देने वाले हों, यानी कि दोनों फील्ड हों या दोनों वेकेंट हो, तो आपके पास बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं, बल्कि ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देगा। जब इसको देगा, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देयर इज नो अट्रैक्शन बट देयर इज रिपल्शन। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा होता है वो ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होता, बल्कि ड्यू टू वो रिपल्सिव फोर्सेस हुआ करता है। उसमें रिपल्जन हो रही होती है इस लिगेंड के ऑर्बिटल में और मेटल के ऑर्बिटल में। अब इस रिपल्जन के रिजल्ट में याद रखें, जब भी ऑर्बिटल्स के अंदर रिपल्जन होती है उनकी एनर्जी जो होती है वो चेंज हो जाया करती होती है। जब भी ऑर्बिटल्स के अंदर रिपल्शन हुआ करती होती है तो मतलब वो लड़ाई कर रहे हैं। जब वो लड़ाई कर रहे हैं तो जाहिर है दोनों गुस्से में आएंगे, तो दोनों गुस्से में होंगे तो इट्स मीन दोनों की एनर्जी
हाई होने के चांसेस होते हैं, दोनों की एनर्जी हाई हो सकती है। तो रिपल्जन जो होती है वो डायरेक्ट आकर एनर्जी को बढ़ा देती है। ठीक हो गया। तो देयर इज बॉन्डिंग, वो कौन सी बॉन्डिंग है, जिस आयोनिक बॉन्ड, वो आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज एंड फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पे फिर फोर्सेज ऑफ रिपल्शन होती हैं। और ये रिपल्सिव फोर्सेज के ऊपर आप देखेंगे, जब रिपल्सिव फोर्सेज लगती हैं लिगेंड और मेटल के दरमियान आपस में टक्कर होती है, तो ये जो डी ऑर्बिटल है, दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं, तो रिजल्ट क्या होता है, जो छोटी गाड़ी होती है नॉर्मली यही होता है कि वो ब्रेक हो जाती है, वो टूट फूट जाती है। तो ये जो डी ऑर्बिटल के साथ आकर लिगेंड आकर अप्रोच इसको करता है, लिगेंड आकर इसको जब टक्कर मारता है, तो ये जो डी ऑर्बिटल है ये स्प्लिट हो जाता है। डी ऑर्बिटल क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है। कैसे, दो सेट से बनाता है। डी ऑर्बिटल दो सेट्स में स्प्लिट होता है। एक सेट होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एंड डी जेड स्क्वायर, और एक सेट होता है डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ये दो सेट्स इसमें बन जाते हैं। ये जो सेट होता है इस सेट को कहते हैं T2G सेट, और ये जो सेट होता है इसको कहते हैं EG सेट। और ये जो T2G एंड EG है ये किसके लिए है, ये मैं डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिख रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। टेट्राहेड्रल के लिए भी बताता हूं आपको, स्क्वायर पिरामिड्स के लिए भी बताऊंगा, स्क्वायर पे सबका अलग अलग है। हम ऑक्टाहेड्रल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो डी ऑर्बिटल हमारे पास ऐसे टूटता है। ये जो EG ग्रुप होता है ये हाई एनर्जी ग्रुप होता है, ये वाला हाई एनर्जी ग्रुप होता है। तो ये चीजें आपने अपने साथ नोट करके रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट जब मैं इन्हीं बातों के ऊपर दोबारा आऊंगा तो मैं सिर्फ कहूंगा कि ऐसा मैंने कहा था, आपको पता हो, आपके सामने लिखा पड़ो कि हाँ इधर कहा था, तो ये वो बात हो रही है। और ये जो T2G सेट होता है, ये जो सेट होता है ये लो एनर्जी सेट होता है ये। अच्छा एक और बात, ये जो डी ऑर्बिटल है ये मेटल का है, ये ऑर्बिटल मेटल का होता है जो ब्रेक कर रहा होता है। अब ये लो एनर्जी में क्यों आता है, ये हाई एनर्जी में क्यों आता है, ये आगे आकर मैं आपको एग्जांपल्स में इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि ये हमारे पास इस तरह। इससे पहले हम जरा शेप ऑफ डी ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। शेप की जब हम बात करते हैं तो देखिए हमारे पास दो सेट्स हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। तो इट्स मीन दैट मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंपल लिखता हूं कि हमारे पास जो T2G सेट है, आपने समझ जाना है कि T2G का मतलब है ये वाले, इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये बिटवीन होते हैं, बिटवीन एक्सेस हुआ करते होते हैं। मतलब क्या हो गया कि जो लोब्स बनेंगे ना, जो लोब्स, वो लोब जो हैं वो बिटवीन दी एक्सेस हुआ करेंगे। कैसे, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये दो एक्सेस हैं, ये एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस, और मैं बनाने जा रहा हूं डी एक्स वाई। तो हमें पता है एस जो होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, पी जो होता है वो डंबल शेप का होता है, डी जो होता है वो डबल डंबल होता है। और हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, डबल डंबल की। तो ये देखें ये आपके पास एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो यहाँ पे जो डी एक्स वाई होगा वो बिटवीन दीज टू, ये देखें एक्स और वाई, दीज टू एक्सेस जो हमारे पास पड़े हुए हैं, इन दो एक्सेस के दरमियान ये जो ऑर्बिटल है डी एक्स वाई का ये लाई कर रहा होता है। इसी तरह हमारे पास वाई जेड जो है अगेन बिटवीन दी एक्सेस। तो ये क्या करते हैं, अगेन मैं इसको अब वाई कह देता हूं, इसको जेड, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल में हम बना रहे हैं। 3 डायमेंशनल होता तो जेड को मैं इसके ऊपर लेकर आता। ठीक हो गया। तो हमारे पास अब वाई जेड कैसे बनेगा, सेम कहानी इस तरह की कि अब ये y और ये सारे एक साइज के होते हैं। इसी तरह डी जेड एक्स हमारे पास क्या बनता है, अगेन ये x और ये z, तो इसके दरमियान ये हमारे पास क्या बन गया, T2G सेट की ओरिएंटेशन बन गई। इस ओरिएंटेशन को आपने याद रखना है, क्योंकि जब मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या स्क्वायर पिरामिड, ट्राइगोनल बाय पिरामिड, कोई भी कॉम्प्लेक्सेस जब हम जाएंगे, मैं सिर्फ कहूंगा कि भाई देखिए याद करें इसमें एक्स वाई प्लेन के दरमियान में होता था या एक्स वाई प्लेन के ऊपर होता था। ये चीजें आपके सामने लिखी हुई उस टाइम पड़ी हुई हो। ठीक हो गया। ये हमारा किसका है, T2G सेट के शक्लें हैं। अब दूसरे को देखें डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, यानी कि आपके पास ये जो एक्स और वाई हैं, एक्स एंड वाई जो हैं इसी के ऊपर स्क्वायर है। तो इट्स मीन दैट ये एक्स तो ये उसी का एक्स आ रहा है, ये उसी का वाई जा रहा है। तो ये अब कैसे होते हैं, ये इस तरह के होते हैं, एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर, वही डबल डम्बल ही है लेकिन एक्सेस के ऊपर है। तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर डम्बल के जो डम्बल हैं वो बिल्कुल एक्सेस के ऊपर हैं। इसी तरह जो आपके पास जेड स्क्वायर होता है तो ये इस तरह जेड और इसी के ऊपर ही ये इस तरह दायरे की फॉर्म में ऊपर उसके ऊपर सर्कल की फॉर्म में होता है जो उसके ऊपर घूम रहा होता है। तो ये आपके पास हो गया डी जेड स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। तो ये 5 ऑर्बिटल्स के मैंने आपको शेप बताई हैं, इन शेप्स की बात ही होगी, यही शेप्स ही हैं जो इसकी एनर्जी को कम या ज्यादा कर रहे होते हैं। अब देखें ये जो हमारे पास T2G सेट है इसको हम कहते हैं नॉन एक्सियल। ये नाम अभी मैं इसलिए लिख रहा हूं कि अब आप देख चुके हैं एक्सेस ये हैं एक्स और वाई, लेकिन ये एक्सेस के बिटवीन है तो ये तो नॉन एक्सियल हो गए ना। एक्सियल तो वो होंगे जो एक्सेस के ऊपर होंगे। तो ये जो आपके पास सेट होता है ये होता है एक्सियल ऑर्बिटल का सेट, ठीक हो गया। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है वो डी ऑर्बिटल मेटल का होता है, उनके दरमियान जो लिगेंड और मेटल के दरमियान इंट्रैक्शन होता है वो रिपल्सिव फोर्सेस का होता है। रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से उनकी एनर्जी वेरी कर जाती है, उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है। उस एनर्जी के दो सेट्स होते हैं, एक लोअर एनर्जी वाले आते हैं, एक हायर एनर्जी वाले आते हैं। अच्छा, ये जो रिपल्जन है और इस रिपल्जन की वजह से ये जो एनर्जी है इट अगेन डिपेंड्स अपॉन लिगेंड्स, ये फिर लिगेंड्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करेंगी। लिगेंड इज इधर अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, WFL वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये एनर्जी भी फिर इसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये मैं अभी आपको सिर्फ उसके थ्योरेटिकल पोर्शन की बातें बता रहा हूं, थ्योरी के पॉइंट्स बता रहा हूं कि आपके पास ये सारी थ्योरी जब एक बार ये माइंड में आ जाएगी, एग्जांपल्स जब हम करेंगे तो हम उसको बस ऐसे 1 बाय 1 एग्जांपल्स करते जाएंगे और उसको आगे हम प्रोसेस करते जाएंगे। इन चीजों को आपने अच्छी तरह से समझना है कि हमारे पास मामला क्या है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट होता है, हाई एनर्जी और लो एनर्जी में स्प्लिट हुआ करते होते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हाई एनर्जी सेट जो होता है वो हमारा T2G होता है और जो लो एनर्जी सेट होता है वो EG। मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले जो होते हैं, जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ऑक्टाहेड्रल में ये हाई एनर्जी वाले हैं और ये लो एनर्जी वाले। जब हम टेट्राहेड्रल में जाएंगे तो ये बात इन्वर्स हो जाएगी, लेकिन मैं अभी उसको मिक्स नहीं करता ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो अभी फिलहाल आप ऑक्टाहेड्रल को देखें और इसी के इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसी की ही एग्जांपल्स कराऊंगा। तो आप इस सारे को देखें, इसमें अगर आपको कोई बात है, कोई मसला है तो आप मुझसे पूछें। ये नॉन एक्सियल, ये एक्सियल, बस ये पॉइंट आपको नहीं भूलना चाहिए थ्रू आउट योर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यहीं पे बातें आएंगी, यहीं से बातें निकलेंगी और यहीं से ही इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस आएंगी। तो आप इसको देखें, ये आपके ड्रॉबैक्स मैंने 2 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बताए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग्स में अगर एक चीज को, गालिबन यही मैंने बताया कि अगर उसको डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन इस कंपाउंड को, उस जो मैंने लिखा था, अब उसी कंपाउंड को अगर हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं तो वो डायमैग्नेटिक नहीं होता बल्कि वो पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक हो गया एक बात। दूसरा कंपाउंड मैंने लिया जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का फर्क आ रहा था कि बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है वो है उनकी हाइब्रिडाइजेशन, कि वो कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन के लिए बड़ा यूजफुल था। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जब आप FSC BSc की लेवल तक पढ़ते हैं तो वहां पे आप बात भी करते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ही आप हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं। तो इट्स मीन दैट हाइब्रिडाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पे हमने देखा कि वो भी फेल हो गई। तो जरूरी यहाँ पे बात आप समझें कि कोई भी बात हरफ आखिर नहीं होती बल्कि उसके अंदर वेरिएशंस आ सकती हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ सकती हैं। तो उस कंपाउंड में आपने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन गालिबन sp3 आनी चाहिए थी और वो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हमने देखी और मैंने आपको बताया कि वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट कर रहा है तो इसी के अंदर आगे जाकर मैं उन एग्जांपल्स की तरफ जब जाऊंगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया। उसके बाद हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात की, इसमें हमने इसके पॉइंट्स लिखे। क्या क्या लिखा था कि डी ऑर्बिटल की पार्टिसिपेशन के ऊपर ये सिर्फ बात करेगा। ये कहता है कि मेटल जो होते हैं वो पॉइंट चार्जेस होते हैं, लिगेंड्स जो होते हैं वो पॉइंट चार्जेस होते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया कि उनके दरमियान जो इंट्रैक्शन हो रही है किसी किस्म की ओवरलैपिंग के थ्रू नहीं हो रही बल्कि वो आयनिक नेचर के हैं, उनके दरमियान जस्ट फोर्सेज होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज।
और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस हैं बिकॉज ऑफ सिमिलर नेचर, ये भी ऑर्बिटल वो भी ऑर्बिटल, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन, उसके भी एलिमेंट के पास न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके दरमियान रिपल्जन होती है। तो उस रिपल्जन की वजह से किसी की एनर्जी ज्यादा किसी की एनर्जी कम, बस जहां पे एनर्जी ज्यादा और कम की बात स्टार्ट होती है वहीं पे सारी कहानियां आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें आएंगी, एक आएगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एक आएगी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इनको इंशाल्लाह हमने न्यूमेरिकली हमने इनकी वैल्यूज निकालनी होंगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। स्प्लिटिंग के लिए कितनी एनर्जी चाहिए और उस स्प्लिटिंग के बाद एनर्जी की वैल्यू क्या आई, उसको स्टेबलाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए और उसको करने के लिए हमने क्या कुछ करना होगा, ये चीजें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आप इसको पढ़ें इंशाल्लाह, समझें, कोई बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।